हेलो दोस्तों, बजट का हम सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम कुछ एफआरबीएमए के जो अंदर जो बातें कही गई है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है हमारे कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमारा एक डेफिसिट देख लेते हैं जिसका नाम है फिजिकल डेफिसिट। सर, फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू जो भी हमारा कमाया लेकिन जो बोरोइंग करी, जो हमने उधार लिया, इसको हटाओ। ओके, टोटल जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, जो जितना हमने कमाया उसमें से जो बोरोइंग करी है, जो अपने लोन लिया है, उसको हटाइए, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो सर ये जब आप इसका माइनस करके निकालेंगे ना, टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूड द बोरोइंग माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये बताएगा कि लिटरली में कितना पैसा गवर्नमेंट को रेज करना है, कितना पैसा गवर्नमेंट को उधार लेना है। अब वो उधार पब्लिक से ले सकती है या वो उधार आरबीआई से ले सकती है। ठीक है, अब सर क्या होता था पहले कि जो भी हमारा डेफिसिट हुआ तो आरबीआई के क्या करती थी कि उतना नोट छाप देती थी। तो ज़्यादा नोट छापने से क्या होगा, मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो गया। अब मार्केट में ज़्यादा नोट फ्लो हो जाने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इसी को एक हमारा स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीआई से हमारी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है इस जो हमारा फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। अब सर फिजिकल डेफिसिट एक सही तरीका नहीं है कि कितना टोटल डेफिसिट हुआ। तो सर एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, उसमें क्या करते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल लेते हैं। अब इंटरेस्ट पेमेंट निकालने से ये होता है कि सर फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा इंक्लूड होता है। तो इसे सही पता नहीं होता कि कितना हमारा लिटरली में हमारा डेफिसिट हुआ है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, हो सकता है किसी प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा हो। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना कि सर हमने पैसा 100 रुपये लगाया तो हमने 102 रुपये बनाए हैं। लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं घटाओगे तो आप 100 रुपये लगा रहे हैं, 99 बना रहे हैं, तो उनका तो जो बजट जाएगा वो डेफिसिट में जाएगा। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट हमारा एक बहुत अच्छा मेजर होता है जिसमें एक्चुअल में करंट में क्या सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितनी बारोइंग मतलब कितना पैसा खर्च करके कितना कमाई है, क्या परफॉर्मेंस है हमारी गवर्नमेंट की, ये हमारे प्राइमरी डेफिसिट भी देखा जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सर रीजन क्या होता है फिजिकल डेफिसिट का? फिजिकल डेफिसिट का रीजन ये होता है सर आपने सब्सिडी बढ़ा दी वोट पाने के लिए, पेमेंट इंटरेस्ट पे जो आपका इंटरेस्ट उस पे पेमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपका। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, डिफेंस पे आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया, पुअर परफॉर्मेंस, हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स है वहाँ पे परफॉर्मेंस हमारी पुअर है। उसके बाद टैक्स का इवेजन हो रहा है, आपको बताया हमने DTAA डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट। आपको पता है कि आपको बता चुका हूँ टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स हैवन क्या होता है। सर टैक्स हैवन वो कंट्री होती है जो क्या करती है कि आप हमारे यहाँ पैसा लगाओ, मैं आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और जो कंट्री होती है उनका पॉलिटिकल और उनकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी होती है, और वो कंट्री ऐसा होगा कि छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, मतलब वो दुनिया से कटे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपका मॉरिशस, साइप्रस, ठीक है, केमैन आइलैंड। तो ये यहाँ से क्या होता है कि हमारी राउंड ट्रिपिंग होती है, जो पैसा है वो इंडिया में घूम के आता है। ठीक है, तो ये टैक्स इवेजन होता है। उसके बाद क्या है, आपका बहुत ज़्यादा आपने बोरोइंग कर ली तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे हमारे जो रीजन होते हैं, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। अब सर करें क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फिजिकल पॉलिसीज़ का? तो ऐसा करो भाई, डिजायरेबल हमारा प्राइस लेवल लेके आओ, ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा दिक्कत होगी। उसके बाद आप कंजम्पशन लेवल को भी लेके आओ। जैसे आपके यहाँ क्या होगा कि आपके यहाँ मान लीजिए ग्रेटर देन 25% यूथ जो है ये अनएम्प्लॉयड है, तो भाई हमारे हाथ में परचेजिंग पावर तो है नहीं, तो मैं खर्च क्या करूँगा? तो कंजम्पशन लेवल भी क्या रहेगा, डिजायरेबल नहीं रहेगा, कम रहेगा। इसकी वजह से हमारी फिजिकल डेफिसिट होगी। उसके बाद इंप्लॉयमेंट लेवल बता दिया आपको, इंप्लॉयमेंट लेवल होगा तभी हमारा कंजम्पशन लेवल मेंटेन रह सकता है, अदरवाइज मेंटेन ये नहीं रहेगा। इसके बाद सर देख सकते हैं कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, सर जो हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक की खाई चल रही है इंडिया में, ठीक है, अभी आप सर्वे में पढ़ेंगे तो ये हमारी कन्वर्ज नहीं हो रही है। और ये जो हमारा इंडिकेटर है कि हमारा जो इनकम डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब में, इसका जो कन्वर्जेंस होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है, जो कि हमारे यूएसए और चाइना में कन्वर्ज कर रही है। सर बात ये होती है कि चाइना में क्यों कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि हमेशा एक रूल हमारा माना जाता है कि जो हमारा हिंटरलैंड में रहेगा, हिंटरलैंड मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर रहेगा, जैसे अफगानिस्तान का आप कंट्री देख लीजिए, इनको ट्रेड करने में इनकी मतलब बहुत हालत ख़राब होती है, क्योंकि आपकी बाउंड्री यदि दरिया से लगेगी तो 80% जो हमारा ट्रेड होता है ये तो हमारा सी से होता है,
तो आपका आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप हिंटरलैंड में रहेंगे, जैसे आपका नेपाल हो गया और आप अफगानिस्तान हो गया, तो ट्रेड करने पे किसी दूसरी कंट्री में आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों में। तो सर ये क्या, इससे क्या होगा कि अब क्या हो रहा था चाइना में कि जो हमारे हिंटरलैंड है और जो बाहर की जो हमारे कोस्टल एरियाज पे हैं, कोस्टल एरियाज में हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप कंपनी बैठा सकते हैं। कंपनी बैठाने से ये फायदा होगा कि आपको हिंटरलैंड से माल आप ले जाकर कोस्टल एरियाज में देना ही पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपको कोस्टल एरियाज में ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है हिंटरलैंड से और कोस्टल एरियाज में, ये बच जाएगा यदि आप कोस्टल एरियाज में आप लगा देंगे अपनी कंपनी। तो ओके, इसीलिए हमारा जो नेशनल वाटरवेज का प्रोग्राम चल रहा है, ताकि हमारा हिंटरलैंड की जो हमारे स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, ठीक है, उसके बाद जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ये भी क्या हो रहा है कि हम जो हिंटरलैंड की जगह है इनको भी एम्प्लॉयमेंट दें। एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? इंडस्ट्री को लगाकर, और मोर प्रिसाइज वर्ड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा के हम क्या करेंगे, उनको जो हमारा डिस्ट्रेस माइग्रेशन है इसको हम कम करेंगे। ओके, और जो कैपिटल का फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा करिए एज कम्पेयर टू कि आपकी रेवेन्यू डेफिसिट ना हो, कैपिटल फॉर्मेशन आप ज़्यादा करिए। उसके बाद सर देखिए कि इसके लिए क्या किया गया था, हमारा FRBM हमारा एक्ट लाया गया था ताकि हम रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकें, हमारा पब्लिक का जो डेट है इसको कम कर सकें, और हम बारोइंग RBI से न करें, कुछ हमारा एक्सेप्शन केस हो उसको छोड़कर। ओके, इसलिए हमारा लाया गया था। अब सर देखिए कि जो हमारा पेमेंट होता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, ये किसको किसको किया जाता है और इस पर वोटिंग नहीं होती। इस फंड पे एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, एक होता है एक्सपेंडिचर ओके चार्ज ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। तो जो एक्सपेंडिचर चार्ज है, ठीक है, और एक मेड है। जो मेड वाला कहानी है, जो मेड है वो उस पर तो वोटिंग होगी, डिस्कशन भी होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर चार्ज जो होता है इस पर वोटिंग नहीं होती, ओनली डिस्कशन होता है। सर क्यों? इसका रीज़न क्या है? सर बात यह है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो है हमारे राज्यसभा और लोकसभा की, इनकी सैलरी, जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, इनकी सैलरी, काग की सैलरी, जो विजिलेंस कमीशन है इनकी सैलरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, जो आप लोन कर रहे हैं, जो लोन पे आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इस पे भी हमारा क्या होगा, वोटिंग नहीं होगी। प्लस उसके बाद आप कोर्ट ने बोला कि भाई साहब यहाँ पे एक मंदिर था, इसको ये टूट गया, इसको बनाना चाहिए, या कोई उसने कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जहाँ पैसे की ज़रूरत है, इस पर भी क्या होगा हमारा कि इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, UPSC के चेयरमैन की सैलरी, ओके, और उसके बाद पार्लियामेंट एक डिक्लेयर करेगी कि कौन कौन सा हमारा एक्सपेंडिचर चार्ज में आएगा हमारा एक्सेप्शन केस में। तो इन पे क्या होगा, वोटिंग नहीं होगा, इसमें केवल बात होगी। सर क्यों? वाई? क्योंकि किसी इंसान को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसका सैलरी, उसका पेंशन, उसकी फैसिलिटी ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन को हमारी सैलरी जा रही है, हमारे PM साहब सैलरी दे रहे हैं उसको, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। अब बोलेंगे कि तुम हमारे फेवर में वोटिंग कराओ, अदरवाइज तुम्हारी सैलरी आधी, पेंशन खत्म, और तुम घर और तो मिलेगा नहीं भाई, झोपड़ी में रहो। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रेशर बनाया जा सकता है इनके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, जो विजिलेंस कमीशन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ओके, तो इन पे प्रेशर न बनाया जाए ताकि इनकी जो सैलरी है वो चार्ज में आए, इस पर वोटिंग नहीं होगी। ये जो सैलरी है सीधा कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से निकल के इनके खाते में चली जाएगी, ताकि ये इंडिपेंडेंट रूप में काम कर सके। क्योंकि कुछ कुछ की पोस्टें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो यदि उसको उस पर ब्रिज बना दिया गया तो क्या होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डूब जाएगा। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफ़ी काम आता है। इसी होता है हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर। सर अगली बात यह है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है। सर डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये है कि देखिए, बात यह है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है कि नेक्स्ट ईयर, एक साल अपकमिंग ईयर जो हमारा आ रहा है, उसमें कहाँ कहाँ आप खर्चा करोगे, ये होता है। आप ले आकर आप पार्लियामेंट में प्रस्तुत करो भाई कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स मतलब कि मेरी ये ज़रूरत है। जैसे होता है ना, आप घर पे जाते हैं और पढ़ने के लिए बोलते हैं कि भाई अगले महीने के लिए 20,000 रुपये चाहिए या 30,000 रुपये चाहिए,
इस बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, 10,000 और चाहिए। तो सर इस तरह का जो डिमांड्स होता है, इस तरह से हमारा आप कंट्री लेवल पर देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, आपका मीडियम स्केल हो गया, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, ये लोग अपने डिपार्टमेंट में पैसा कैलकुलेट करते हैं, ये पॉलिसी लगानी है, ओके सर यहाँ पैसा इतना 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 जोड़कर ये पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाता है, ठीक है। तब इस पे वोटिंग होगी, तब हमारा एप्रोप्रिएशन बिल बनेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप निकाल लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब सर देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो ग्रांट्स बनती है, ये ग्रांट्स बनने में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट एक ग्रांट्स को देता है, लेकिन एक जो हमारा डिपार्टमेंट है ये 2 ग्रांट्स भी दे सकता है, एक हमारा जरूरी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2017 और 18 का जो बजट आया हुआ, इसमें 100 डिमांड बनाई गई है। और डिमांड में केवल रेवेन्यू नहीं बताओगे, खाने पीने क्या भाई, क्या आप कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इन पे वोटिंग होगी, लेकिन जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, जो लाइबिलिटी है आप पे, वो ये वोटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो कर्जा चढ़ा हुआ है, अब उस पर आप डिस्कस करके कर्जा चुकाओगे नहीं ना, कर्जा तो जो है वो तो चुकाना पड़ेगा ना भाई, जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है तो चुकाना पड़ेगा, तो उस पर वोटिंग हमारी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए सर हमारा एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। सर सब कुछ डिस्कशन जब हो जाता है हमारा पार्लियामेंट में, तब एक बिल बनाया जाता है। बिल मतलब ये कि समझिए सर हमारा पार्लियामेंट हेड ऑफ फैमिली है, ठीक है, हमारा हेड ऑफ फैमिली है। अब हेड ऑफ फैमिली ने बोला कि नहीं बेटा आप ऐसा करो, 10,000 रुपये जाओ और एक चेक लो, 10,000 निकाल लो। आप बोलोगे ठीक है, तो सर उसी तरह पार्लियामेंट क्या करती है कि जो हमारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है, इसमें जब वोटिंग कर देती है, इट्स ओके, ये पब्लिक के लिए ठीक है, पब्लिक आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, उस पर वोटिंग हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक बिल बनता है जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद उस बिल को क्या करता है हमारा प्रेसिडेंट एसेंट देता है, जिससे वो एक्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है सर। लेकिन सर एप्रोप्रिएशन बिल बनने में क्या होता है कि 2 महीने का टाइम लग जाता है। अब 2 महीने का टाइम लग जाता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है हमारा 1 अप्रैल से, तो ये बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से, लेकिन 2 महीने तक हमारा टाइम लग गया, क्योंकि हमारा 28 फरवरी या 27 फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डेज होता है हमारा पार्लियामेंट का, उसमें हमारा बजट देते हैं, ओके। तो सर उसमें क्या होगा कि आप फरवरी के लास्ट में मान ले प्रेजेंट हुआ, तो आपका मार्च अप्रैल 2 महीने लग जाएंगे पूरे। अब 2 महीने में सर अप्रैल का 1 अप्रैल से ही हमारा नया साल शुरू हो गया, तो 30 दिन का खर्चा कहाँ से आएगा भाई। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर वोटिंग होती है कि हाँ जी अप्रोप्रिएशन बिल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा 2 महीने बाद, तो अभी कैसे चलाएंगे, तो उस पर वोटिंग होती है। और नियरली 1/6 जो भी डिमांड होती है, ये आप कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से निकालिए और अपना काम कीजिए। तब तक हमारा क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बिल बन जाएगा, तो आप पैसा जितना आप चाहिए आप निकाल लीजिए, जो हमारा पार्लियामेंट आपको बताएगी। ये हमारी कुछ बात होती है सर। लेकिन होता क्या है सर, वोट ऑफ डिमांड से वोट ऑन अकाउंट पे, सर वोट ऑन अकाउंट प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कोई नई पॉलिसी हमें 1 अप्रैल से हमारी आई हुई है, ठीक है। अब 1 अप्रैल से हमारी कोई नई पॉलिसी आई हुई है, पैसा मिलेगा हमें 30 अप्रैल को, तो सर इस बाउंड टू बी कि हमारा जो काम है, जो काम की स्पीड है, ये धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो काम की स्पीड को धीमा न किया जाए, इसलिए हमारे गवर्नमेंट 2018-19 का जो बजट आएगा, इसको 1 महीने पीछे लेके आ रही है। 1 फरवरी को ही इसको दे दिया जाएगा, ताकि पूरा फरवरी मिले, पूरा मार्च मिले, और अप्रैल तक क्या होगा, मार्च के लास्ट तक एप्रोप्रिएशन बिल बन जाए और वोट ऑन अकाउंट न करना पड़े, ताकि जो हमारा ग्रोथ हैम्पर हो रही है इसकी वजह से, जो कि पैसा तो मिल रही है ना भाई, जितना उन्होंने डिमांड लगाया है तो पैसा तो मिलेगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, अदरवाइज फाइनेंस मिनिस्टर को हमारा तुरंत रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि सर इसको 1 महीना पहले करो, तो इससे काफ़ी फायदा हो जाएगा, ताकि हमारी ग्रोथ बनी रहेगी। जितनी पॉलिसी उन पे पैसा टाइम पे जाएगा, टाइम पे हमारा काम होगा। अब सर देखो फाइनेंशियल बिल क्या होता है। सर फाइनेंशियल बिल क्या होता है कि कोई भी आप टैक्स को लगा रहे हो, या टैक्स को हटा रहे हो, या टैक्स में कोई अल्टर कर रहे हो, इसके लिए भी एक बिल हमारा दिया जाता है पार्लियामेंट में, और ये जब पास होता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो फाइनेंशियल बिल हो जाता है, ओके। तो ये हमारा कुछ बात रही फाइनेंशियल बिल की। सर FRBMA जो है, इसमें 4-5 पॉइंट है, इसको एक एक करके देखेंगे। जो 2003 में एक्ट आया था, कि किस तरह से अपने फिजिकल डेफिसिट को और रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम करके रखेंगे, इस पर कैसे पॉलिसी मतलब कि हमारी फॉर्मुलेट होगी, इससे हमारा काफ़ी फायदा होगा। सर देखिए पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। सर इसमें क्या होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, इसमें देखा जाएगा हमारी ग्रोथ किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, ओके, और हमारा ग्रोथ रेट
जीडीपी का ग्रोथ रेट किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हमारे गवर्नमेंट का फिजिकल बैलेंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसमें ये चीज़ देखी जाए, मतलब पहले जज कर लिया जाएगा क्या क्या हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, ये स्टेटमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद एक लगाया जाएगा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा कि सर एक साल के लिए कितना टैक्सेशन करो, कितना एक्सपेंडिचर करो, कितना लेंडिंग करो, कितना इन्वेस्टमेंट करो, कैसे अपनी प्राइस को हम उसको रेगुलेट करें, बारोइंग कितना करें, गारंटी कितना दें। तो इससे पता चलेगा कि जो हमारा बजट है और FRBMA एक्ट जो है हमारे यहाँ, इनमें एक प्रॉपर सिंक बनाने के लिए हमारा काम किया जाता है। प्लस इसके बाद बताएगा कि सर ये हमारा कन्फर्मिटी होगी FRBMA के साथ, ताकि बजट में हमारा ऐसा प्रोविज़न ना हो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट को, रेवेन्यू डेफिसिट को घटा दे या बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, है ना। घटाना हमारा मेन काम है, बढ़ा दे तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। उसके बाद सर देखिए, एक साल का तो काम हो गया, लेकिन अब 3 साल की स्ट्रेटेजी पे देखेंगे। जैसे मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये 3 साल का हमारा रोलिंग टारगेट होगा और इसे 5 स्पेशल जो इशू होंगे इस पे दिया जाएगा। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ, फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ और टोटल लायबिलिटी कितना है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके बारे में डिटेल इसमें देखा जाएगा। अब सर देखिए, अगला है हमारा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है सर कि मीडियम टर्म जो हमारा है, जो अभी बताया 3 साल के लिए आपका आ रहा है, तो कैसे हमारा एक्सपेंडिचर ये किया जाएगा। ओके, तो सर एक्सपेंडिचर हम ऐसे करें कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट कम रहे और हमारा कन्फर्मिटी रहे, हमारा जो जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमारा एक्ट बना हुआ है 2003 में, ये कन्फर्म रहे हमारे बजट के साथ। तो सर ये ऐसा करते हैं कि इसको अलग सेशन में प्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टू बजट सेशन जो हमारा होगा, मानसून सेशन में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि हम इसको अलग से डिस्कस कर पाएँ किस तरह से हमारा ये एक्सपेंडिचर बना जो करेंगे ये हमारा फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करेगा। इसके बाद अगला टर्म आता है आउटकम बजट। बात ये है कि पापा ने दिए हमें 10,000 रुपये और पापा ने बोला बेटा जाओ और साइकिल खरीद लो और कुछ काम वाम कर लो, ठीक है। और मैं गया और 10,000 रुपये कहीं और उड़ा दिया। अब हम क्या 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 कर गया बेटा, यही है कि पार्लियामेंट ने पैसा दिया आपको, 21 लाख करोड़ रुपए दे दिए। अब 21 लाख रुपए आपने करोड़ रुपए दे दिए, तो अब भाई बात ये होगी कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया है और जो पैसा खर्च किया तो आउटकम क्या आया है। तो भैया पैसा खर्च किया तो क्या क्या किया, ठीक है, ये आया कि क्या आउटकम मिला है इसका। तो ये 2007 और 2008 से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये क्या करता है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट वे में अपना, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्री क्या करती है, अपना प्रेजेंट करती है क्या क्या हमारा आउटकम आया है। लेकिन 2017-18 से क्या होगा कि इसमें आउटकम बजट होगा, ऑल मिनिस्ट्री को कंबाइन कर दिया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग मिलकर इसको प्रेजेंट करेंगी। तो सर ये कुछ बात रही हमारी बजट से रिलेटेड, और अभी इसका 5 हमारा लेक्चर्स होंगे छोटे छोटे, जिसमें अभी तीसरा लेक्चर आगे करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।